और जमकर वो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर वो यहाँ पर बरसे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दी गई तमाम बातों का तो उल्लेख यहाँ पर किया ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री एक के बाद एक इंटरव्यूज दे रहे हैं, चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, एक चैनल को कई बार वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, उस पर यहाँ पर चुटकी उन्होंने ली है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा यहाँ पर कि जो चमचे हैं उनको इंटरव्यूज देते हुए नजर आते हैं और अब तो वो ये भी कहने लगे हैं कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं। आपको पता है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बातें कही हैं। तो यहाँ पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आए। बेहद गर्मी और बहुत भीषण गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आपको पता है कि 25 तारीख को वोट डाले जाने हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उससे पहले राहुल गांधी की आज 2 सभाएं हैं। एक कन्हैया को लेकर उन्होंने सभा की और उसके साथ साथ दूसरी सभा वो उदित राज के लिए यहाँ पर करने वाले हैं दिल्ली में। आपको पता है कि इस उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कन्हैया को कैंडिडेट बनाया गया है और उनके सामने है मनोज तिवारी जो कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और जिस तरह के बयान लगातार उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कन्हैया को लेकर, जिस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, तो कन्हैया ने भी यहाँ पर कहा कि एक तरफ गालियां मुझको दी जा रही है, उनका पूरा प्रचार जो है वो उसी पर निर्भर है और दूसरी तरफ हम काम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कन्हैया ने कल ट्वीट कर मनोज तिवारी को एक तरह से ये चुनौती दी कि वो कहीं पर भी किसी भी मंच पर आकर उनसे बहस करें और ऐसी एक चुनौती राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री को दे चुके हैं, लेकिन दोनों की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर कन्हैया के लिए किस तरह का माहौल है, क्या लोग यहाँ पर कहेंगे, उनके बारे में उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए हैं, क्यों आए थे आप यहाँ? राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हुए हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत में आए कि वो तो है शुरू से कांग्रेस ने इतनी तरक्की करी है कि हमें सब कुछ दिया, सड़कें बनाई, रहने के लिए मकान, सब कुछ मिला है। और इनका प्रधानमंत्री का क्या है, 2014 में हमने सबने मीटिंग करके इनको चुना कि ये मंदिर का मस्जिद का झगड़ा ख़त्म कर देंगे, कैसे भी हो, चाहे मदरसा बनवाएं या कोई धर्मशाला बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, ये मस्जिद मंदिर का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अब अल्लाह अल्लाह करके वो झगड़ा ख़त्म हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो इसके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। कभी कहते हैं कि महिलाओं को मंगलसूत्र सिलवा देंगे। अरे सब कुछ तुम्हारा है तो मुसलमान से तर क्यों डरते हो? मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह ने ये कह रखा है कि सबको प्यार मोहब्बत दो, गले लगाओ, किसी से नफरत मत करो, हैं? तो हम जब कुछ नहीं करते, वो नहीं करते, तो हमें इतना बदनाम कर रखा है कि बहुत ज़्यादा। आप इतनी इस उम्र में, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 70 से ऊपर है जी। और आप इतनी गर्मी में आए हैं यहाँ पर, क्या आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? सिर्फ ये राहुल गांधी हैं और मेनका गांधी हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं कि उन्होंने नंगे पैर इतनी गर्मी में कितना लंबा सफ़र करा, यात्रा करी उन्होंने, हैं? तो इनके मोहब्बत में हमें भी घर से आना पड़ गया। क्या बात है? ये सिर्फ उनकी मोहब्बत है। और ये जो जमुना पार तो बसाई हुई है, ये सिर्फ इंदिरा गांधी की और सोनिया गांधी की और क्या नाम है वो थे, क्या नाम है एच के भगत थे हमारे, हाँ, उन्होंने समझ लो है कि जिस टाइम बीमारी चली थी तो उनको सबको बुला के और उसने गंदे पानी में कहा हाथों में चप्पल लो, जिस तरीके से यहाँ से लोग निकलते हैं उसमें पानी में निकल के चलो। तो उन लोगों ने इस तरीके से पानी में गए गंदे और जाने के बाद में वो जमुना पार तो पास कर दिए। आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई है, लाइट भी सही आती है, पानी भी सही आता है, हर तरह की सहूलियत है। तो आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, ये चुनाव आपको पिछले चुनावों से कितना अलग लगता है? अब ये चुनाव नहीं है, ये तो एक सियासत तो और लड़ाई झगड़े की है। ये वो पहले थी कि अगर किसी ने 5 साल काम नहीं करा तो उसको एकदम हटा दिया, दूसरे को दिया है।
और अब तो इन्होंने अब तो मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने अपने आदमियों को ऐसा मुट्ठी में ले लिया है कि वो कहते हैं कि करोना आ गया, ताशला बजाओ, तो ताशला बज गया। कह रहे हैं आप चिराग जला के उसके पूरा करो, करोना भाग जाएगा। इस तरीके से उन्होंने देखा, जैसे हम कहते हैं पब्लिक उस रास्ते पर चल रही है, तो इस तरीके से वो अपने माहौल को देखते हुए वो चल रहे हैं। और नहीं तो अगर वो काम सही करते हैं और सबका साथ और विकास करते हैं तो उनको हिलाने वाला कोई नहीं था। जिस तरीके से वो चल रहा है ना, कोई नहीं हिलाता अगर ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते और ये बातें नहीं करते तो। बस बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी जी बात सुनिए बस। जी मैं आपसे बात करूँ, आप लोग रुकिए। अभी आप मुझे बताइए, आपकी तो बातें बड़ी वायरल हो जाती है जब आप सामने कैमरे के, जब आप जो कहते हैं, अभी आपने यहाँ पर राहुल गांधी को सुना, आपने कन्हैया को सुना, उससे पहले आप प्रधानमंत्री को आप सुन रहे हैं लगातार, उनके बयान जो हैं। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप और यहाँ क्यों आए थे आप? देखिए जी, इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, इसलिए जहाँ भी इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। देश के भावी नेता हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए उनको सुनने के लिए मैं जरूर आता हूँ जी। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो मंगलसूत्र ले जाएंगे, 2 भैंसे हैं तो 1 ले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग पाकिस्तान परस्त हैं, क्यों उनका समर्थन यहाँ नहीं है लेकिन पाकिस्तान में है। तो ये तमाम बातें कही जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है, जो वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र के बारे में उनको पता है किस बात का डर है? उनकी पार्टी में एक नेता है, उन्होंने किसी दूसरे के गले से मंगलसूत्र उतार के अपने गले में डाला हुआ है, इसलिए उन्हें बार बार मंगलसूत्र की चिंता होती है कि कहीं और ये परिपाटी कहीं और तो नहीं फैल जाएगी, इसलिए उनको डर लगता है। दूसरी बात रही बात पाकिस्तान परस्त होने की, तो इसी कांग्रेस के शासनकाल में 1947 में जब हमारी आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद 1948 में पहला कबायली युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद 1965 में शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करा। इसी कांग्रेस के शासनकाल में 1971 में इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, बांग्लादेश बना दिया गया, पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया गया। आप सबने देखा है। अगर कांग्रेस इतनी कमजोर होती तो क्या ये काम कर पाती, क्या ये हरकतें कर पाती? जिस पाकिस्तान की हैसियत नहीं कांग्रेस के राज में बोलने की, उससे ये डराते हैं कि देख लो पाकिस्तान खुश हो जाएगा अगर कांग्रेस आ गई। अरे पाकिस्तान की हवा खराब हो जाएगी दोबारा से अगर कांग्रेस है, जिसे डर लगेगा कि पहले 2 टुकड़े करे थे, अब मेरे 4 टुकड़े ना कर दे, सिंध कराची बलूचिस्तान कहीं तोड़ के मुझे अलग ना कर दे, लाहौर और कराची में कहीं डिवाइड ना हो जाए, कहीं पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब है वो कहीं हमारे हिस्से में ना आ जाए, इसलिए डरते हैं वो। ये किस बात की बात करते हैं, कहाँ से बात करते हैं? नहीं तो वो कह रहे हैं यहाँ पर अभी अमित शाह, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई दरअसल जो राम भक्तों पर जो गोले चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच की बात है। वो कह रहे हैं कि जो अगर ये आए तो एक बार फिर से बाबरी ताला जो है वो मंदिर पर लग जाएगा, 370 वापस आ जाएगी, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। और जब वो यहाँ पर आए थे तो तब उन्होंने ये कहा था कि जो राहुल बाबा हैं और जो केजरीवाल हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, उनका सपोर्ट तो पाकिस्तान में ज़्यादा है। और कल तो ये भी कह दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से। अब तो उन्होंने इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि वो बायोलॉजिकली शायद उनकी पैदाइश नहीं हुई है, जिसको लेकर अभी राहुल गांधी ने ये तमाम बातें की। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करते हैं, उनसे इस्लामिया तक तो बोला नहीं गया, तो उनकी क्या ही बात करी जाए। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, उनके कहने का आशय ये कि मैं अवतरित हुआ हूँ। ये घमंड सबको हो जाता है, हिटलर को भी ये घमंड हुआ था, मुसोलिनी को भी ये घमंड हुआ था, कर्नल गद्दाफी ने भी यही बात सोच ली थी कि मैं अवतरित हुआ हूँ, तो उनके असर क्या हुए सबने देखा। सद्दाम हुसैन को भी यही घमंड हो गया कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, उसका क्या हुआ सब जानते हैं। तो जब आदमी पराकाष्ठा पहुंच जाती है ना, घमंड की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, यही घमंड कभी रावण को भी हुआ था, जिसके बारे में रामलीला का मंचन होता था, सबसे पहले कहा जाता है मुस्सा योद्धा मुस्सा न रहे मुस्सा, दुनिया में कोई न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है, उसे भी इस बात का घमंड हो गया था, उसने भी पूरा पर्वत कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर ली थी। और शिवजी ने क्या करा था, मात्र अपने पैर के अंगूठे से जरा सा दबाया था और रावण बिलबिला गया था। तो घमंड का तो अंत हो ही गया, तो अभी उनके घमंड का अंत होने वाला है। आज अभी 25 तारीख को घमंड का अंत हो जाएगा, बच्ची कुची सारी उनकी 1 जून को निकल जानी है, और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार हर हालत में आ रही है। नहीं, अभी आपको लग रहा है कोई मंदिर की लहर या जिस तरह से इलेक्शन को कम्युनल करने की कोशिश की जा रही है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है जमीन पर? अब राम मंदिर के बारे में बात करी जाए तो ये मैंने पूरे रास्ते में यहाँ पे जगह जगह पोस्टर लगे देखे, जय श्री राम पोस्टर में लिखा हुआ, जय श्री राम। ये भी लिखा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वही मैं पूरी कर रहा हूँ, जय श्री राम सबसे ऊपर बड़े बड़े नाम में, नीचे लिखा
हुआ है जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। अरे मंदबुद्धि हो, सबसे पहले एक बात तो सोचो कि राम को कौन लेके आए थे। सुनिए एक मिनट बहन जी, एक मिनट। हाँ जी, राम को कौन लेके आए थे? राम ने, प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे, उन्होंने जाके अवतरण लिया, लेकिन मनुष्य रूप में। उनको मनुष्य रूप में लाने वाले कौन थे? सबसे पहले श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने बकायदा यज्ञ करा। यज्ञ करने के बाद प्रसाद दिया। प्रसाद दिया किसको? कौशल्या माता को और राजा दशरथ को। तो हकीकत में लाने वाले कौन लोग हुए? माता कौशल्या, श्री दशरथ और श्रृंगी ऋषि। ये 3 लोग थे जो श्री राम को इस धरा पे लेके आए। ये उन लोगों को लेके आएंगे क्या? आप वैकुंठ जाके वहां से श्री राम के पिताजी श्री दशरथ को लेके आओगे, माता कौशल्या को लेके आओगे, या श्रृंगी ऋषि को लेके आओगे? इसी से इनकी मंदबुद्धि होने का पता चलता है। अब दूसरी चीज, इनकी दूसरी मंदबुद्धि आप ये देखिए, जगह जगह इन्होंने ये पोस्टर लगा दिए। अब वो पोस्टर एक दिन तक रहता है, अगले दिन वो फट के नीचे सड़क पे गिर जाता है। प्रभु श्री राम का जो नाम लिखा हुआ वो सड़कों पे पड़ा हुआ है। कैसा लगता है? कितना बुरा लगता है। मैं रास्ते में से आया, जहां जहां मुझे दिखे मैंने उठा के उनको कलेक्ट करा, मैं अपनी डिग्गी में रख लिया कि यमुना में जाऊंगा, मैं उन्हें प्रवाहित कर दूंगा। श्री राम का नाम लेके रोटी खाने वाले और श्री राम का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं दिख रहा कि जगह जगह आपने सड़कों पे, कूड़ा घर पे इधर उधर जो चिपका दिया श्री राम का नाम, वो उतर के नीचे सड़कों पे गिरा हुआ है। तब आपको नाम की महिमा याद नहीं आ रही? तब आपको राम का नाम का अपमान होता दिख नहीं रहा? दुनिया को आप कहते हो हम राम पुजारी, हम राम पुजारी। अब जब राम का अपमान हो रहा है वो कैसे देखेंगे आप? तो मैं सारी जनता से अपील करता हूँ, ये नकली लोग हैं, इनको देखो, इनको पहचानो और इन्हें इस बार लात मार के बाहर निकालो। आपके पास ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपके ऊपर अगर रह गए इस बार गलती से भी, तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अगली बार आप वोट देने लायक भी नहीं बचोगे। क्या जी? रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपराधी दुराचारी भ्रष्टाचारी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य साधु संत महात्मा ताली बजाएगा। ठीक जी, मुझे ये बताइए कि आप युवा हैं, युवाओं की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या आपको राहुल गांधी की बातों पर यकीन हो रहा है? हमको अब की नहीं युवा ने, अब की यही ठाना है, कांग्रेस का बटन दबाना है और उज्जवल भविष्य को लाना है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्या चेंज हुआ है? क्या आपको बातें पसंद आ रही हैं? क्या बीजेपी को कभी वोट किया था? बीजेपी ने बस खाली जुमला ही किया है। आपने वोट किया था BJP? कभी अपने भविष्य में तो कहिए कि हम अपने भविष्य में कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया अपने लाइफ टाइम। हमने कभी नहीं दिया, क्योंकि मैं उस जुमले पार्टी को वोट नहीं दिया जो हमेशा जिंदगी भर जुमले ही करते रह गया। मैं युवा हूँ, मैं यही कहूँगा, आखिर कब लगेगी नौकरी, हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द कोई हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने। मैं कुछ कहना चाहूंगा, कांग्रेस वो चीज है कि मैं उसके बारे में एक शेर बोलना चाहता हूँ कि जिनके पंखों में दम हो वही परवाज करते हैं, जिनके पंखों में दम हो वही परवाज करते हैं, जिन्हें अंजाम का डर हो वो कहाँ आगाज करते हैं। देश सेवा खेल नहीं, बीजेपी जैसे कायरों का है दिल, इसे तो सर पे बांधे कांग्रेसी जांबाज करते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, एक गाना लाया हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। राहुल गांधी तेरा जनता दीवाना, राहुल गांधी तेरा जनता दीवाना, कन्हैया कुमार को संसद है बनाना। अब की बारी जनता ने ठाना, अब की बारी जनता ने ठाना, जुमला पार्टी को यहाँ से है भगाना, जुमला पार्टी को यहाँ से है भगाना। फुल तैयारी करके आए हैं आप? जिताना आज जी जी। चलिए, आप युवा हैं और युवा ही कन्हैया हैं, और क्या इसीलिए भी आपका जोश आए है? अब की बार हम ऐसा बटन देंगे, खटाखट खटाखट का खटाखट, और मोदी जी भागेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। मोदी जी जा तो रहे हैं बच्चे। ठीक है, कुछ महिलाएं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। जी, आपके पास आ रही हूँ, कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेती हूँ मैं। जी जी, नहीं, मुझे बताइए कि आप इतनी धूप और इतनी गर्मी में यहाँ पर आई, क्यों आई आप यहाँ पर? हम अपने बच्चे के लिए आए। कौन आपका बच्चा? हमारा बच्चा राहुल गांधी, उसकी दादी मेरी सहेली। हाँ, मैं मिलती थी संसद में, इंदिरा से जाती थी, लेकिन उनकी भी मैं बच्ची बनी हुई थी। जब राष्ट्रपति भवन जाती थी तो बहुत अच्छा आदर होता था। अब वो भी नहीं रही, अब हमारा बच्चा हुआ तो वो हमारा बच्चा ही है। जब हमारी इंदिरा को सारा देश का बच्चा बच्चा समझती थी, हम भी अपने बच्चे को बच्चा समझते हैं। इस बार चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे तो जो मर्जी, हमारे मुद्दे ख्याल पहले से ही बदले हुए थे, लेकिन इस बार अब कुछ ज्यादा बदले हुए। देखो, मशीनें से गड़बड़ नहीं हुई तो हमारा राहुल ही आना है, हमारा राहुल ही आएगा। आपने एक कंडीशन लगा दी मशीन की, आपको डर है? मशीन का हम बटन दबाते हैं, कुछ दबाते हैं, वोट कहीं निकलती है, ये हकीकत है। हमें डर नहीं है इस चीज का, लेकिन हम मशीनों की गड़बड़ी समझते हैं इस चीज को। एक वोट डालते हैं, 6 वोट निकलती हैं। क्यों निकलती हैं?
तो मशीन न यही वोट जनता नहीं देती, मशीनें वोट देती हैं। आपकी मोदी जी ने कि हम इतने लोगों को रोजगारी देंगे, पर आज क्या हो रहा है, जगह जगह के रोजगार छीन ली गई है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मोदी के दिन अच्छे नहीं, पुराने ही दिन अच्छे हैं। हाँ जी, आप अपने पुराने दिन वापस चाहती हैं? हाँ जी, पुराने दिन वापस जाने। लेकिन वो तो कह रहे हैं उन्होंने मंदिर बनाया है और ये लड़ाई यहाँ पर कोर्ट ने बनवाया, राहुल गांधी ने ताला तोड़ा था, जबकि राजीव गांधी से ताला खुलवाया था, 2.5 किलो का ताला था, हमने देखा था। बताइए कौन कह रहा है मंदिर बनवाया? जी, प्रधानमंत्री और सब कह रहे हैं कि मंदिर बनवाया है और ये लड़ाई जो है वो राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच की है। वो कह रहे हैं क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर किसी के बाप की बपौती है? क्या भगवान किसी एक पार्टी के, क्या भगवान किसी एक इंसान के हैं? यदि वो कह रहे कि हमने बनाया, तो आपने अब से जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले क्यों नहीं बनवा दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने उस पे जो कोर्ट में केस डलवाए वो आप लोगों की देन है, भाजपा और आरएसएस के जो जवान थे उनकी देन है। और जो कश्मीर में धारा 370 लगवाई वह भी जो आरएसएस के वहाँ पे वो बनाए गए थे उस टाइम पे राज्यपाल कश्मीर में, उनकी देन थी। और इनमें जो आरएसएस वालों ने सारा ड्रामा करवाया, क्योंकि नेहरू जी कहीं सारा कुछ छीन के ना ले जाए, सब जनता को समर्पित न कर दे, इसलिए उन्होंने इन्हें बदनाम किया। खुद धारा 373 लगवाई, खुद राम मंदिर पर जाके बाबरी मस्जिद का जो केस डलवाया सुप्रीम कोर्ट में, और जब केस कोर्ट में चल रहा होता तो किसी के बाप की ताकत नहीं कुछ करवा दे। फिर भी राजीव गांधी जी ने 1986 में ताला खुलवाया कि नहीं खुलवाया भाइयों? और ये कहते हैं कि वो 3 प्रधानमंत्री गद्दार थे। अगर वो गद्दार थे तो देश बचता क्या अब तक? इनके तो बाप दादा पैदा थे, उन्होंने अगर सेवा की होती तो आपके नाम होते। आपने क्यों नहीं सेवा की देश में? जिन्होंने सेवा की तो उन्हीं का तो नाम होगा। समाज में जो निकल बढ़ रहे हैं वही तो चलेंगे। अब आपने क्या कहा कि ये लोग मंदिर को तोड़वा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज्ञा लागू कर दी है, अपना आदेश लागू कर दिया, किसी की ताल है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चला जाए। और मोदी जी सरासर झूठ और जुमलेबाजी कर रहे हैं। कह रहे कि महिलाओं के ये बिकवा देंगे, मंगलसूत्र बिकवा देंगे। अरे शर्म करे, तुम्हारे अपनी महिला को सम्मान नहीं कर सके, अपनी महिला के मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर सके, आप दुनिया के हिंदुस्तान की महिला को सम्मान को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आपके बच्चे होते तो आपको गरीबी का, अमीरी का और जो ये महंगाई है उसका पता चलता। पर कुदरत ने यही देख लिया कि आप जो बच्चों का नहीं देख सकते किसी दूसरे का, तो आपको कुदरत ने इसलिए बच्चे ही नहीं दिए। आप इस योग्य ही नहीं कि आपके बच्चे हो। और यही छोड़िए, इस तरह की बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं मैडम, जो प्रधानमंत्री थे हमें मुद्दों पर रहना चाहिए। जी चलिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन पे उंगलियां उठाई। आप पहले प्रधानमंत्री जो सीट पे बैठते हुए गालियां सुन रहे हैं, क्योंकि आपने पहले को गालियां दी। यदि आप सम्मान देते तो आपको सम्मान मिलता। आप कहते परिवारवाद, कुदरत ने आपको दिया होता तो आपके सारे परिवार वाले सीट पे बैठे होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, हमें उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार जी जीत करके आ रहे हैं, और दिल्ली की 7 सीट है गठबंधन सरकार जीत करके आ रही है। 4 सीट केजरीवाल जी की सरकार जीत रही है और 3 सीट हमारे जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो जीत करके आ रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उसी से तिल मिलाए हुए हैं ये लोग। और लास्ट में आ गया है फिर हिंदू मुस्लिम पर। अगर आपने होमवर्क किया होता तो आप एग्जाम देते, ना कि आंसू निकालते। आंसू वही बच्चे निकालेंगे जिन्होंने धरती पर सभी पैदा हुए हैं, जिन्होंने तैयारी की, वो हर चीज पैदा हुई है। हिंदू मुस्लिम बांट दिया इन्होंने। आज आपको रोना नहीं पड़ता एग्जाम के नाम पर, जो आप बड़े बड़े आंसू बहा करके दिखा रहे हैं, लोगों की आस्था से खेल रहे हैं। तो मोदी जी यह ड्रामा बंद करे और जो सरकार आ रही है खुशी से उसे जनादेश को स्वीकार करें। आप जा रहे हैं और बड़े जोर शोर से जा रहे हैं। कोई माई का लाल आपको लाने नहीं जा रहा है। भगवान के नाम पे आप धोखाधड़ी ना करें। भगवान सबके लिए समान है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो मोदी जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। जय कांग्रेस। अच्छा, आप मुझे बताइए, इधर आइए। आप अभी एक बात बोल रही थी कि हम एक साथ थाली में बैठकर खाते हैं और ये सब करते हैं। अभी प्रधानमंत्री के जो भाषण आप सुन रही हैं, उन भाषणों को कैसे देखती हैं आप? कैसे भी नहीं देखते। हमें देश का नेता तो ऐसा चाहिए हमारे देश को संभाल के चले, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, पूरे देश को एक साथ लेके चले। वो नेता अच्छा लगता है। राजा वही बनता है कि जो पूरे देश को संभालता है। आप लोगों भाषण में हम फंस जाते थे। अब के
24 के इलेक्शनों के जो भाषण दे रहे हैं मोदी जी, अब हमें मजा नहीं आता उनके भाषणों में। अब तो ऐसा लगता है बकवास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ 2 लोगों को विश्व के सबसे रईसों में गिनवा दिया और बाकी 142 करोड़ में से 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे लाकर सीमित कर दिया। यदि आप उन्हें 2, 4, 5 हजार का रोजगार देते तो वो काम करते और आपको 10 किलो राशन उल्टा देते कि मोदी जी आप हमसे 10 किलो ले लीजिए पर हमारे रोजगार में छुटाइए। पहले भी सरकारें रहीं, पहले भी बीमारियां आई, कभी स्कूल बंद नहीं किए गए, पर इन्होंने सबसे पहले बच्चों को अनपढ़ रखना उचित समझा के सवाल ही नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे न सवाल करेंगे। तो ये मोदी जी की देन है, राहुल जी की देन ये है। यदि पढ़ेंगे, बच्चा शिक्षित होगा तो सवाल भी करेगा और देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये है। ठीक है, ओके। आप मुझे बताइए, आप तो कांग्रेस से हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर लड़ रही है। क्या नेताओं के दिल मिले हैं, कार्यकर्ताओं के भी दिल मिले हैं? क्या जमीन पर आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं? देखिए, नेताओं के भी दिल मिल चुके हैं, कार्यकर्ताओं के भी दिल मिल चुके हैं, इस दिल्ली के भी दिल मिल चुके हैं और इस देश के लोगों के भी दिल मिल चुके हैं। हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को भगाने के लिए एकजुट होकर ऊपर नहीं जमीन पर भी हम काम कर रहे हैं। और आने वाली 4 तारीख को आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि दिल्ली में 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के 7 कैंडिडेट जीते हैं और उसका परिणाम यह है कि दोनों ने दिल से मिलकर काम किया है, इसीलिए 7 के 7 कैंडिडेट दिल्ली में जीत रहे हैं। ठीक है, मुद्दे क्या हैं? क्या आपको लग रहा है मनोज तिवारी जिस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं कन्हैया को लेकर, हाँ, और अभी कन्हैया कह रहे थे कि 10 साल में पहली बार कम से कम जमुना पार जो है वो आए तो प्रधानमंत्री अमित शाह भी आए हैं, तमाम पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लगाई हुई है। 10 साल से सांसद हैं, अगर 7 में से 6 के टिकट काट दिया और 1 को अगर टिकट दिया है तो यानी कि कुछ तो उनको भरोसा होगा, उन्होंने भी जमीन पर कुछ तो देखा होगा कि हाँ उनके लिए कोई माहौल है। क्यों आपको लग रहा है कि कन्हैया की जीत होगी? देखिए, जहाँ तक आप मनोज तिवारी जी की बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप गली मोहल्ले में जाइए, इस क्षेत्र की हालत देखिए, कूड़ों के अंबार लगे हुए, नालियां भरी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं। 10 साल में मनोज तिवारी जी ने गाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। वो जनता से मिलने वाले भी नहीं है, जनता उन्हें ढूंढ रही है और आज जनता ने कन्हैया कुमार के रूप में एक ऐसा कैंडिडेट चुन लिया है जिसे लगता है कि वो बेटा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, गरीब परिवार का साथी है, जो काम करने में विश्वास करता है, बड़ों को इज्जत देने में विश्वास करता है। तो देश की और दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की जनता ने कन्हैया कुमार को जिताने का, सांसद बनाने का मन बना लिया है। वो तो लगातार कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बोल रहे हैं, उनको अभी भी बोल रहे हैं। देखिए, ये हताशा है, ये निराशा है। देश का लोकतंत्र अभी जिंदा है। अगर उनके खिलाफ कोई बात होती तो किसकी सरकार है? अमित जी और मोदी जी और शाह जी जो हैं वो किस सरकार की देन है? क्यों नहीं वो उनके खिलाफ काम करते? लेकिन कुछ नहीं है। इसी तरह इन्होंने राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए लगाए और आज इन्हें लग रहा है कि कन्हैया कुमार जी पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी को हरा सकते हैं, तो उनके खिलाफ ये अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि वो मनोज तिवारी को हराएंगे और कन्हैया कुमार जी को यहाँ से सांसद बनाएंगे। चलिए, जिंदाबाद। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप इधर आइए, आप मुझे बताइए कि अभी मैं जो बात कर रही थी, कन्हैया कुमार ने कहा कि गाली दे रहे हैं उनको, लेकिन नाली जो गंदी है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री इंटरव्यूज दे रहे हैं चमचों को, और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं, यानी कि वो अवतार हैं, उस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जो इस तरह के भाषण प्रधानमंत्री जी अमित शाह दे रहे हैं या मनोज तिवारी अभी भी उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग की वो बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जमीन पर उनकी इन बातों का असर हो रहा है? मैडम, कोई असर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कन्हैया कुमार का टुकड़े टुकड़े गैंग से कोई मतलब नहीं है। तो इन लोगों ने एक नामकरण कर दिया, क्योंकि इनका प्रशासन टोटली ही इन्होंने संघी बता रखे हैं। सारी यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर और डीन वगैरह सब इनके संघी हैं और वो सिर्फ इसको लेफ्टिस्ट को और राइटिस्ट को इनको लड़वाने के चक्कर में थे। इन्होंने डीयू के अंदर संघी हैं, जेएनयू, जितने हमारे हाईली एजुकेशन के वो इंस्टीट्यूशंस हैं सबके अंदर इन्होंने अपने आदमी सेट कर दिए। और कन्हैया कुमार का कि उभरता हुआ नेता था, उसको बदनाम करने के लिए अब उमर खालिद को देखिए आप, उसे आज तक उन्होंने जमानत नहीं दी है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। और कन्हैया कुमार का अभी तक कोई भी इन्होंने आरोप साबित नहीं कर पाए। आज घूम रहा है टुकड़े टुकड़े गए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और मोदी ने कन्हैया कुमार को इतना फेमस कर दिया कि आज नेशनल मंच से अपनी मीटिंग्स के अंदर बोल रहा है कि कांग्रेस ने
टुकड़े टुकड़े गैंग का सहारा ले लिया है, ये क्या मतलब है? आप ये देखिए ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग से क्या मतलब है इनका। उससे ज़्यादा तो ये लोग वो कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। आप जो जामिया के अंदर हुआ, क्या हुआ इन लोगों ने? तो जामिया का भी नाम लिया है प्रधानमंत्री ने, जामिया मिलिया इस्लामिया भी नहीं कह पाए, इस्माइलिया बोल रहे हैं। लेंगे, आपको पता है ये आज की डेट में टोटली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आज मैं बचपन, मेरी एज 63 ईयर्स है, बचपन से मेरे मोहम्मदन इतने दोस्त हैं, इतने हिंदू भी नहीं है। ईद के ऊपर जाना, उनके साथ खाना, बाकायदा सब कुछ करना, खेलना कूदना सब कर रहे हैं हम लोग। कभी आज तक मनमुटाव नहीं हुआ। सिर्फ इन लोगों ने, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में। और ये अनपढ़ लोग नहीं, अनपढ़ लोग तो मानते ही नहीं है इनको। जो वेल एजुकेटेड लोग हैं ना, वो इनकी बातों में आए हुए हैं। मैडम, इतने वेल क्वालिफाइड लोग जो सुनना ही नहीं चाहते हैं इनके बारे में कुछ भी। पता नहीं कब इनकी आंखें खुलेंगी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। रही बात कन्हैया कुमार की, कि हमें बहुत टाइम बाद, संदीप दीक्षित जी के बाद एक अच्छे वो मिले हैं। शीला दीक्षित जी बदकिस्मती थी, हार गए, क्योंकि उस टाइम आप और कांग्रेस और ये तीन ट्रायंगल में लड़ रहे थे। तो ये बदकिस्मती शीला दीक्षित की है। अदरवाइज जितना ट्रांस यमुना के अंदर आप काम देख रही हैं, 1982 से 84 तक जो एशियाड हुआ 82 में, इंदिरा गांधी जी ने कराया। उसके बाद कॉमनवेल्थ को लेके शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट किया सारा। बचा कुचा काम जो शुरू हुआ वो आपके अरविंद केजरीवाल जी ने कराया। शुरू किया था कांग्रेस ने, खत्म उन्होंने कराया, अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लिए। तो ये है आपकी प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं हमारी। इन्होंने क्या किया 10 साल के अंदर, आप देश के अंदर देख लीजिए। अगर आज ये नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं तो एक भी मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया 10 साल में, कोई भी अचीवमेंट तो बता दें। पब्लिक के अंदर कभी नहीं बताया इन्होंने, क्यों है ही नहीं इनके पास। 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज तो मनमोहन सिंह जी शुरू कर गए थे, राइट टू फूड। तो वो आप आगे बढ़ा रहे हो। कांग्रेस ने दिया है विदाउट एनी पिक्चर, ये अपना पोस्टर लगा के दे रहे हैं। हर चीज में तो इनके पोस्टर आ गए हैं। आज मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं तो आपका भी चैनल देखता हूँ। रोज मैं सारे न्यूज पॉइंट वगैरह बकायदा 7 से लेके 8:30-9 बजे तक पूरा देखता हूँ। जो मॉर्निंग में अपने आपकी लाइव चलती है, आपको तो बहुत देखा है मैंने, रायबरेली, और वो बहुत मेहनत करते। मैंने लिखा भी था उसमें कि बुशरा जी बहुत मेहनत कर रही हैं। थैंक यू। पैदल भी गई हैं आप माता के रायबरेली तक 2-2.5 किलोमीटर। तो वो सब आई वॉज वॉचिंग दैट लाइव। तो मैंने शाम को लिखा राजीव कुमार जी को, मैंने कहा सर बहुत बुरी हालत कर रखी है आपने, बहुत दौड़ा रखा है। तो वेरी नाइस जॉब यू हैव डन। थैंक यू सो मच। आप जैसे दर्शक हमारी ताकत है, शुक्रिया। बकायदा। और जो आपकी अरविंद केजरीवाल की पूरी हेयरिंग मैंने लाइव सुनता हूँ मैं, स्वर्ण मित्रा जी को, अमलेंदु जी को, सारा मैं मतलब आई एम डेडिकेटेड दर्शक, ग्रेट फैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने बल्कि उनसे कहा था, परसों की बात है, मैंने कहा सर GDP एनक्लेव कब आ रहे हैं आप? मैंने कहा हमारे यहाँ से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, उन्हें कवर करने कब आ रहे हैं? तो कहता हम कल आएंगे। मीन्स जो कल चला गया। मैंने कहा सर कल किस जगह होगे आप? तो रैली तो आज है। तो देखिए हम लोग आगे, दैट्स व्हाई मैं आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों से बात करूँ, आ जाइए जी, शुक्रिया। अच्छा ठीक है। और ऋचा भी हमारे साथ हैं। ऋचा कांग्रेस की नेता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस की। और ऋचा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आई हैं, गर्मी तो बहुत है, खैर आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि आप कांग्रेसी होने के नाते आप आए। जी थैंक यू। आप मुझे बताइए कि फिलहाल जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कल उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम लिया, हालांकि वो इस्लामिया कह भी नहीं पाए, इस्माइलिया बोला उन्होंने जी। और उसके अलावा अमित शाह यहाँ आए हैं, उन्होंने आप लोगों को, कांग्रेसियों को और आम आदमी पार्टी वालों को उन्होंने पाकिस्तानी कहा है कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट ज्यादा है। इन तमाम चीजों को एक कांग्रेस के लीडर होने के नाते आप कैसे जवाब देंगे और क्या इसका रिबटल है आप लोगों के पास? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आई एम सॉरी, ही इज द PM ऑफ द कंट्री, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं हार के डर से इतने बौखला गए हैं, क्योंकि वो अपनी स्पीच में मुद्दे की कोई बात ही नहीं करते हैं। उनकी स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं होती है, उनकी स्पीच में विमेन सेफ्टी की कोई बात नहीं होती है, उनकी स्पीच में देश में जो गरीबी फैल रही है, जो लोगों के पास आज खाने को भी कुछ नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, उनकी स्पीच में वो मुद्दे नहीं होते हैं। वो अगर टारगेट करते हैं, सबसे पहले वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो सबसे पहले उन्हें घुसपैठिया बुलाते हैं,
और जब उनको दिखता है कि इससे काम नहीं चल रहा है तो उनकी जितनी भी पूरी आप स्पीच सुन लीजिए, उसमें सिर्फ मुसलमान, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिनको वो शहजादा करके एड्रेस करते हैं, और साथ साथ जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो आज इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो उन सबको टारगेट करते हैं। ये शायद हार की बौखलाहट है कि वो कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी वो कहते हैं कि आपकी भैंसें खोल के ले जाएंगे, आपके पास 2 भैंसें तो एक खोल के ले जाएंगे। कल तो उन्होंने हद कर दी ये बोल के कि आपके घर, मैंने पानी आपके घर में भेजा, कांग्रेस और सपा आई तो वो आपकी टूटियां उखाड़ के ले जाएगी, आपसे बिजली ले लेगी, आपके वो बिजली की कनेक्शन काट देगी, ऐसे उन्होंने इशारा किया था। तो ये क्या प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण देते हैं? आप इतने सालों तक, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री पद पे थे, आज भी देश उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो उन प्रधानमंत्री की गरिमा में रहते हुए बात करते थे, वो काम की बात करते थे, वो मुद्दों की बात करते थे, देश के जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करते थे, ना कि हर वक्त हिंदू मुसलमान। अमित शाह और मोदी जी जिस तरह की बातें करते हैं वो उस तरह की बातें लगती है जैसे नुक्कड़ पे सभाएं लेकर नहीं बैठ जाते हैं जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर ताना कशी कसते रहते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वेयर इज मणिपुर इन योर स्पीच? वेयर इज Ladakh in your speech? Where is wrestlers in your speech? Where is Prajwal Revanna in your speech? Where is women's safety in your speech? Where you don't even talk about. आप ये देखिए रेवंत रवन्ना जो है उनका तो एक तरह से पूरा का पूरा मामला ही एकदम ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन स्वाति मालीवाल जो हैं उनको लेकर इस तरह से किया जा रहा है, हालांकि कुछ प्रूव नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वहां तो तमाम तरह के प्रूफ्स हैं। आप एक महिला हैं, उसको कैसे देखती हैं? केजरीवाल ने भी पहली बार वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं न्याय हो और निष्पक्ष जांच हो इस पर। देखिए, मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, एंड आई एम अ फेयरलेस पर्सन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन मैं बड़ी क्लियरली आपको एक चीज बोलूंगी कि स्वाति मालीवाल का जो भी केस है, जो इनिशियली जब ये उठा था केस, जब हमने कानों में सुना, हमें लगा कि शायद कुछ हुआ होगा, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार ये इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों है। और अगर स्वाति मालीवाल खुद आम आदमी पार्टी की लीडर रह चुकी हैं, वो उन्होंने उनको बहुत कुछ दिया है, तो वो इस वक्त उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो जाके अरविंद केजरीवाल से बोलेंगे। वो पुलिस के पास भी नहीं, वो मीडिया के पास क्यों गई? लेकिन जब वो वीडियो सामने आए तो उसमें क्लियरली दिखता है कि वो बैठी हुई हैं और वो बल्कि अभद्र भाषा में बात कर रही हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी एंड ऑल। और जब वो वहां से निकल के जाती हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर्ली, जैसे चलते हुए इंसान भागते हुए जाते हैं, वो वैसे जाती हैं। और जब वो कोर्ट पहुंचती हैं या पुलिस में कंप्लेंट लिखाने के लिए पहुंचती हैं तो वो लंगड़ाते हुए चलती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये साजिश है? बार बार जब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल से तो मोदी जी इतना ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली ने उनको वो प्यार दिया है, दिल्ली ने उनको चुना है हर बार, तो उनको ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अब भी जीत गया तो मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, मतलब मेरे हाथ से तो छिन गया दिल्ली। या शायद जो उनके हुक्मरान बैठे हुए हैं, अंबानी अदानी, उन्होंने उनको डंडा किया होगा इस बात पे कि भाई ये होना नहीं चाहिए, और यही उनकी बौखलाहट है। अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ये कहूंगी कि आप जब तक अभी वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, आप उन्हें जेल में कैसे रख सकते हैं? एक केस चल रहा है, घोटाला अगर हुआ है तो वो तो पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है ना। वो बोल रहे हैं ना कि हमारी पूरी, आप आइए, आप हमारा निकालिए, अगर कुछ ऐसा है तो मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर नहीं है, जो आपने उनके साथ इतने टाइम उनका पूरी इमेज खराब करने की कोशिश की है, उसकी क्या सजा है, आप मुझे बस ये बता दीजिए। तो स्वाति मालीवाल के लिए स्मृति ईरानी जैसे लोग भी बाहर निकल के आ जाते हैं, लेकिन जब इस देश की बेटियां रेप होती हैं उन्हीं के नेताओं के द्वारा, चाहे मैं प्रज्वल कहूं, चाहे मैं बृजभूषण कहूं, चाहे मैं उन्नाव वाला जो वो सेंगर था मैं उसकी बात कहूं, स्मृति जी कहां चली जाती हैं? कहीं ना कहीं ये सबको समझ आ गया होगा, स्मृति ईरानी जी को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए रखा गया है। राहुल गांधी जी उनका नाम भी नहीं लेते और शायद इस वजह से वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे साथ, मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, फिर वो मेरे बारे में बोले। बट प्रधानमंत्री की गरिमा वाली बात ना, तो ही डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज वो जो एक गरिमा है वो यही इंसान मेंटेन कर सकता है, वो मोदी जी नहीं कर सकते। और यही फर्क है एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर में। थैंक यू रिचा। तो जाहिर सी बात है वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए उस पर बात की है अभी रिचा ने, और रिचा कांग्रेस में है, और जाहिर सी बात है कि उसी तरीके की उन्होंने तमाम बातें रखी, लेकिन महिला होने के नाते, एक वोटर होने के नाते भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि इस रैली में आप राहुल गांधी को सुनने आए थे?
राहुल गांधी के लिए आए थे हम। राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए। अच्छा। और वोटर हैं यहाँ के आप? जी, वोटर हैं आप यहाँ के? हम यूपी से हैं। अच्छा जी। लेकिन क्या इस देश के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं देश के लोग? बेरोजगारी, युवा को जो है बेरोजगार कर रखा है, किसान MSP को लेकर के, और जो महिलाएं हैं घरों में आजकल परेशान हैं महंगाई को लेकर के। आजकल जो देखा जाए जो है देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी ऐसी ही स्थिति नहीं होगी जो आज है। क्यों? मोदी जी हैं, हमें लगता है जब से बचपन में इन्होंने जन्म लिया, जब से लेकर के उन्होंने जुमले के अलावा कोई काम ही नहीं किया। हमने भीख मांग के खाया, कभी 30 साल बताते हैं, दूसरी डिबेट कहीं देखते हैं तो कहीं 35 साल बताते हैं, कभी जो है कहते हैं कि हमने चाय बेची है। तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये तो बस ये सरकार के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया इन्होंने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे देश के लिए अच्छा हो। तो कोई भी एक काम, अब प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इन्हें वोट नहीं मांगना चाहिए। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो आज ये गली गली नहीं जाते, हर जगह नहीं जाते। अब ये पता लग रहा गाजियाबाद में राजनाथ अलग आ रहे हैं, कोई भी हमारा इंडिया गठबंधन का बड़ा लीडर नहीं आया। जो हमारी डॉली शर्मा प्रत्याशी थी वो जीत रही हैं वहाँ से, राजनाथ जी अलग आ रहे हैं, गृह मंत्री अलग आ रहे हैं, अब तो अमित शाह अलग आ रहे हैं। ये सभी, योगी, गडकरी, सभी लोग घूम गए, क्योंकि वो जो है इन्हें पता है कि हमने देश के लिए कुछ करा ही नहीं है। लोगों में जो है जहर उगला जाए, किसी तरीके से लोगों को जो भटकाया जाए कि तुम मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा ये छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। युवा समझ चुका है अपने मुद्दों को लेकर के। अब युवाओं ने ठान लिया, ये जगा रहे हैं लोगों को, हिंदू को जगा रहे हैं। हिंदू जग गया, उन्हें पता है कि मोदी योगी ने कुछ नहीं करा, और योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये योगी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। लेकिन एक बात तो बताओ, मोदी योगी के नाम पर वोट मांगा, इन्होंने करा क्या है देश के लिए? आज देखो गली गली नहीं भटकना पड़ता। अगर अच्छा काम किए होते तो इन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, चलिए वो तो लोकतंत्र में आपको करना पड़ता है। मैंने ऐसा देखा है जो गली गली घूम रहा है, ऐसा इससे पहले अगर कोई हो तो बताओ। देखो मनमोहन जी ने कभी नहीं मांगा वोट, कभी नहीं मांगा, काम किया था, काम करा था ना, उनके काम पे दूसरा चरण उन्हें मिला। लेकिन उन्होंने कभी प्रधानमंत्री की गरिमा का पूरा मान रखा। जिस तरीके से ये बिरयानी खाने पहुंच गए थे ना नवाज शरीफ के यहाँ, मनमोहन जी ने किसी मंच पे भी साझा नहीं करा पाकिस्तान को आज तक। और मनमोहन जी अपनी काबिलियत के दम पे जीते प्रधानमंत्री बने थे। जीती तो सोनिया गांधी जी थी, वो अपनी काबिलियत के दम पर बने थे। देश के नीति निर्माता थे वो 1993 के बाद। जिसकी स्थिति में देश को लाके उन्होंने खड़ा करा, देश को जब मोदी जी को दिया तो तीसरे नंबर का देश था, तो दूसरे पे नहीं आ पाया। ये स्थिति है मोदी जी में और कांग्रेस में फर्क। कांग्रेस ने देश बनाया है तो कभी मिटने नहीं देगी, चाहे हम मिट जाएंगे लेकिन देश नहीं मिटने देंगे। मैडम, मेरा नाम राहुल गौतम है और मैं आपके पास नज़दीक में गाजियाबाद से हूँ और कांग्रेस पार्टी से कार्य करता हूँ। मैंने कभी भी मोदी जी को, जब से इलेक्ट्रिक बोर्ड का मुद्दा आया, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पर कभी नहीं बोलते देखे मैंने कभी भी। ना वो युवाओं की बात करते हैं, ना वो रोजगार की बात करते हैं, ना वो धर्म एकता की बात करते हैं। उनके तो हमेशा दिमाग में ये रहते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, कैसे अपनी सीट बचाई जाए, कैसे बेरोजगारों को एक धर्म के नाम पर अलग डाइवर्ट करने के बाद उनको अनपढ़ बनाया जाए। मोदी जी का मुद्दा यही होता है खाली। कभी महिलाओं के नहीं बोलते, कभी मणिपुर के लिए कभी नहीं बोला आज तक उन्होंने, जहां पर हमारे इतने देश की सबसे सर्वनाक घटना हुई है। मोदी जी ने आज तक वहां जाकर के ये नहीं बोला कि भाई मैं ये गलत हुआ है, जबकि हमारी सबसे मान सम्मान, जब महिला सबसे ज्यादा मान सम्मान महिला को दिया जाता है। कभी वो सैनिक पे नहीं बोलते। हमारे 42 सैनिक बेचारे बिना लड़े शहीद हो गए, उन पर आज तक उन्होंने कभी एक मुद्दा ये नहीं कहा कि भाई हमने जो है कभी के सैनिक के लिए, कि हमने कभी उनके लिए बस झूठा वो दिखा दिया कि हमने पुलवामा वो अटैक करा, उन्होंने खामा में दिखा दिया, जबकि उसके अंदर मुझे कुछ सच्चाई दिखती नहीं है। अगर सैनिक लड़ता आमने सामने, दिल मन करता कि हाँ भाई हमारा देश का जवान शहीद हुआ, मगर वहाँ तो 300, 200, 250 किलो RDX आ गया, उनको पता ही नहीं चला किसी को। वहाँ पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो कि अमित शाह जी ने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा फेलियर मानता हूं मैं गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री की योजनाओं को, जो कि वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं। आप वोटर हैं यहाँ के? हम वोटर हैं मैडम। मोहसिन रजा मेरा नाम है, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ। और क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके मुस्तफा जी, तो आपके लोकसभा के क्या है मुद्दे? मेरे लोकसभा के मुद्दे, मैंने पिछली बार 2 बार
2014 में भी 2019 में भी, जबकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता काफी पहले से था, लेकिन मोदी के नाम पर मैंने वोट भाजपा को किया था 2 बार, लेकिन वोट देने के बाद मैं आंसुओं से रोया। मेरे इलाके में 10 साल में शायद 10 आदमियों ने किसी ने मनोज तिवारी नहीं देखा, और मेरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मनोज तिवारी के 10 साल के अंदर आप किसी भी विकास के 10 पत्थर नहीं दिखा सकती कि कहीं 10 पत्थर लगे हों, ना ही स्कूल कहीं, ना ही कोई हॉस्पिटल, ना यूनिवर्सिटी है, न मतलब एक यहाँ वजीराबाद से गाजियाबाद रोड जाता है, इस पे रोज डेली लाखों आदमी निकलता है। 10 साल के अंदर एक बार इस रोड की भी रिपेयरिंग नहीं हुई है मनोज तिवारी पे। तो हम मनोज तिवारी को सबक सिखाना चाहते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को उखाड़ के फेंकेगी। कन्हैया कुमार को सांसद में 4 जून को पहुंचाएगी। 4 जून भाजपा सून, अब के वो होने जा रहा है। चलिए लास्ट आपसे मैं बात कर लेती हूँ। आप युवा हैं, क्या हैं आपके मुद्दे इस बार चुनाव में? हमारे मुद्दे जो हैं चुनाव में वो बेरोजगारी को लेकर है। जो मोदी जी ने इतनी 10 साल में बेरोजगारी कर दी, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 10 साल में आपकी 20 करोड़ नौकरियां हो गई। आपने एक नौकरी भी नहीं दी किसी को, और युवाओं से नौकरी छीनने का काम किया। और डिग्री होल्डरों से आप क्या बोल रहे हो, पकौड़ी तले, वो पकौड़ी तलेंगे, और आपके बेटे गृह मंत्री जी के बेटे वहाँ AICC में बैठेंगे, BCCI में बैठेंगे, वहाँ जिन्हें बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं, उन्हें वहाँ बिठा रखा है। तो हम पकौड़ी तलेंगे और वो वहाँ बैठेंगे। देश की जनता और युवा आपकी समझ चुका है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है, और इनका 4 जून को सुपड़ा साफ उड़ा, ये बौखलाए चुके हैं। जिसे शहजादा कहते थे ना, उसने 4000 किलोमीटर पैदल चल, पाँव के बिना छालों की फिक्र करे चल के दिखाया, जनता से मिल के दिखाया, किसान से मिल के दिखाया, युवा से मिल के दिखाया, महिलाओं से मिल के दिखाया, शिक्षाओं से मिल के दिखाया। तुम 4000 किलोमीटर की बात छोड़ो, 4 किलोमीटर नहीं चल सकते उनके सामने। और डिबेट की बात करते हो राहुल जी से, राहुल जी ने कर लिया, आ जाओ कर लो डिबेट, मगर आवाज नहीं आएगी उनकी। मतलब ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान में बम फुड़वा रहे हैं वो, जिन्ना के साथ बिरयानी खा रहे हैं वो, और बताते हैं पाकिस्तानी राहुल जी को। राहुल जी जिन्ना कहाँ से आ गया? चलिए ठीक है, आप हाँ चलिए, आप जोश में आप बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो ये युवाओं का जोश है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर राहुल गांधी की सभा जो है वो समाप्त हुई है, आज लास्ट डे है यहाँ पर, और प्रचार का, और 5 बजे प्रचार जो है वो थम जाएगा। 25 तारीख को दिल्ली वोट करने जा रही है। 10 सालों से लगातार 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। देखना ये होगा कि इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, क्या उससे फर्क आता है? जो युवाओं में गुस्सा है, जो बेरोजगारी, महंगाई के जो बड़े मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ जो तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान इस सब की बात की जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक को प्रधानमंत्री ने नहीं बख्शा है, उस तक का नाम उन्होंने लिया हुआ है। तो आपको पता है कि चुनाव वो किधर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों